नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक अंतरराष्ट्रीय विषय पर चर्चा करने के लिए। और उस अंतरराष्ट्रीय विषय में जैसा कि आप लिखा देख रहे हैं कि चीन में इस समय बिजली गुल है, फिर भी मीटर चालू है। साथियों, आज के सेशन में आप जानने वाले हैं कि चीन में वास्तविकता में ऐसा क्या हो रहा है कि सब जगह अंधेरा कायम है, और अंधेरा कायम को बचाने के लिए कि भैया बत्ती जला करके उस थोड़े अंधेरे को भगाया जा सके, इसके लिए फैक्ट्रीज ने काम करना बंद कर दिया है और लोगों से कहा गया है कि बिजली बचाने के लिए हो सके तो वो पानी तक गर्म ना करें। पानी गर्म ना करें क्योंकि इलेक्ट्रिक केटली का उपयोग करोगे तो बिजली जलाओगे, तो ऐसी स्थिति में बिजली का उपयोग करने के लिए गर्म पानी का भी उपयोग मत करिए। जरा सोचिए हालात ऐसे क्यों होंगे चीन के अंदर। आज के सेशन में चर्चा करेंगे। देश और दुनिया की तमाम अखबारों में इस न्यूज़ को काफ़ी प्रॉपर तरीके से कवर किया गया है और ये आज से नहीं है, लंबा समय हो गया है, काफ़ी दिन से ये न्यूज़ टैकल होने लगी। और विषय ये है कि अगर ये क्राइसिस बढ़ता चला गया तो इसका प्रभाव भारत समेत दुनिया के तमाम उन देशों पर पड़ने वाला है जो चीन से सामान आयात करते हैं, यानी चीन से सामान इंपोर्ट करते हैं। यदि ऐसा ही रहा तो त्योहारी सीजन में इंडिया में भी बहुत सारे सामान को आयात करने में यानी इंपोर्ट करने में दिक्कतें आ सकती हैं। क्या है पूरा विषय, आइए जानते हैं। साथियों, जैसा कि आप यहां पर प्रमुख अखबारों की सुर्खियां देख रहे हैं, चाइना की इलेक्ट्रिसिटी क्रंच है जो कि वर्ल्ड का लेटेस्ट सप्लाई चेन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि लास्ट 10 सालों से दुनिया को सबसे ज्यादा सामान पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है वो चीन ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा सामान अगर कहीं पर भी एक्सपोर्ट कर रहा है कोई देश, चाहे इलेक्ट्रिसिटी के आइटम हो, चाहे केमिकल आइटम हो, या फिर आयरन स्टील से बने प्रोडक्ट हो, तो उसमें चीन का नाम सबसे ऊपर आता है। विशेष रूप से मोबाइल के क्षेत्र में और इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम में चीन इस समय वर्ल्ड का सबसे टॉप मोस्ट सप्लायर है। और यदि वहां पर ही फैक्ट्रीज बंद हो गई तो पूरी दुनिया इससे प्रभावित होने से नहीं बच पाएगी। तो ऐसी स्थिति में यह सबसे पहला कारण बनता है कि आफ्टर ऑल ऐसा हो क्यों रहा है। और चीन में एक के बाद ऐसी घटनाएं, विशेष रूप से अगर आपको याद हो तो चीन में एक संकट लंबे समय से सुर्खी का विषय बना हुआ है, लास्ट 10 दिन से, एवरग्रांडे संकट। अगर आपको याद हो तो मैंने अपनी क्लास में आज से 4 दिन पहले वाली क्लास के अंदर भी मैंने अपनी आरएनए वाली क्लास में इस न्यूज को कवर किया था। अगर आपने देखा हो तो अच्छा है, अदरवाइज हमारी टेक्निकल टीम इस विषय के ऊपर कल एक वीडियो और हमारी क्लास में से निकाल के डाल देगी। एवरग्रांडे संकट जो चीन का इस समय रियल एस्टेट का बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, उस संकट के बाद वर्तमान में बिजली संकट चीन के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। एक के बाद एक संकट आते जा रहे हैं। इसके पीछे का बड़ा कारण क्या है? चलिए अब कारणों की चर्चा करना शुरू करते हैं। कारणों में सबसे पहला कारण निकल के आया है कोयले का संकट। हालात ये हैं साथियों कि चीन में पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया गया है। ब्लैकआउट से मतलब ये है कि सड़कों पर आपको गाड़ियों की रोशनी तो दिख रही है, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स में रेड लाइट पर भी लाइट नहीं जलाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहां पर सड़कों पर आपको गाड़ियों की रोशनी तो दिख रही है, लेकिन इसके अलावा आपको शहर की शहर सुनसान दिखाई पड़ रहे हैं। चारों तरफ से कहीं पर भी आपको बिजली दिखाई नहीं पड़ रही है। इवन सड़कों के ऊपर जो रेड लाइट के पोल हैं उन तक की बत्तियां बुझा दी गई हैं। बिजली की कमी का कारण क्या है? सीधा कारण पर चले तो कारणों की संख्या तो कई है, लेकिन उनमें सबसे पहला कारण बन के उभरा है चीन के अंदर कोयले का संकट। अब आप पूछेंगे कोयले का संकट से मतलब क्या है? कोयले से बिजली का क्या लेना देना है? इतना तो आप सभी जानते होंगे कि कोल से यानी थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ये भी जानते होंगे कि कोयले से पैदा होने वाली बिजली के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन कोयले के द्वारा बिजली बनाने पर सबसे ज्यादा होता है। चाइना लगभग 70% अपनी बिजली आज भी कोयले को जला के बनाता है। तो कोयले को जला करके बनाई गई बिजली, जो कि चीन की एनर्जी का सबसे बड़ा साधन है, आज उस कोयले में ही कमी आ गई है। अब आप पूछेंगे कोयले में कमी क्यों आ गई सर? कोल के अंदर ऐसा क्या हो गया कि चीन के पास कोयला कम हो गया? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कोरोना। हाँ, अब आप पूछेंगे कोरोना ने कोयले को क्यों खा लिया सर? इसके पीछे की कहानी है। इसके पीछे की कहानी यह है कि कोरोना के काल में चाइना ने अपने साथ कई देशों की दुश्मनी मोल ले ली। दुश्मनी में सबसे नंबर आगे आता है ऑस्ट्रेलिया का। दुनिया का वो पहला देश जिसने कोरोना के लिए चीन को दोषी ठहराया था, जिसने ये कहा था कि चीन के कारण ही कोरोना बाहर आया। ऑस्ट्रेलिया, जो कि दुनिया को सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता है और चीन का सबसे अच्छा मित्र माना जाता था,
चीन में ऑस्ट्रेलिया का ही सबसे ज्यादा कोयला कंज्यूम होता था। इन दोनों के बीच इतनी ज्यादा व्यापारिक टसल बढ़ी कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाना चीन ने बंद कर दिया। कोयला बंद कर दिया। कोयला जब बंद किया तब तो फैक्ट्री भी बंद थी। फैक्ट्री बंद थी, इसलिए तात्कालिक रूप से इस बात का असर नहीं दिखा कि ऑस्ट्रेलिया का कोयला नहीं आएगा तो बिजली नहीं बनी। बिजली नहीं बनी, उसका फर्क भी नहीं दिखा क्योंकि फैक्ट्री बंद थी। अभी क्या हुआ है? अभी हुआ कुछ यूं है कि फैक्ट्री फिर से चालू हो गई हैं, क्योंकि आपने देखा कोरोना की लहर कमजोर पड़ने के बाद वापस दुनिया स्पीड पकड़ने लगी है। फैक्ट्रीज चालू हो गई, उनको बिजली की जरूरत पड़ गई। बिजली के लिए बिजली प्रोडक्शन के नाम पर कोयला गायब था। कोयला गायब था, फिर वही वाली बात, मांग बढ़ गई, सप्लाई घट गई, तो आफ्टर ऑल होना क्या था? बिजली का संकट होना था, जो आपको दिखाई पड़ रहा है। तो कोयले की कमी, बिजली उत्पादन में कमी, और बिजली उत्पादन में कमी, चाइना के अंदर पावर क्राइसिस, पॉइंट नंबर 1। अच्छा, इसी समय पर जब कोयले का उत्पादन कम हो रहा था, आयात भी चाइना कम कर रहा था, उसी समय पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक कसम खा ली, या यूं कहिए कि बाइडेन बाबा की बातों में आ गए। आपको याद होगा कि बाइडेन बाबा ने 40 देशों का एक संगठन बुलाया था। कहा था कि सब लोग कसम खाओ मेरे साथ कि 2050 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी CO2 का एमिशन 0 कर देंगे। अगर आपको याद हो तो उनकी तरफ से एक प्रतिनिधि इंडिया में भी आए थे। अगर आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। काफी ज्यादा चक्कर लगाए उन्होंने, 2 बार इंडिया आ चुके हैं। ग्लासगो समिट से पहले हमारे पास भी आए हुए थे। चीन उनकी बातों में आ गया और चीन ने भावनाओं में बहते हुए कह दिया कि हम 2060 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। जनाब, आप 2020 में हैं, 2060 तक आप कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, जबकि आपकी 70% आवश्यकता एनर्जी की पूरी ही कोयले से होती है, और आप कह रहे हैं कि मैं 2060 तक कार्बन 0 कर दूंगा। कार्बन 0 कर दूंगा का मतलब है कि कार्बन का जितना उत्सर्जन होगा, या तो उस उत्सर्जित कार्बन को मैं ट्रैप कर लूंगा, या कार्बन का उत्सर्जन ही नहीं करूंगा। न्यूट्रलिटी के लपेटे में आ गए, वादा कर दिया। वादे के निभाने के चक्कर में इन्होंने एक वादा पेरिस क्लाइमेट डील में और कर दिया था। पेरिस क्लाइमेट डील में, हाँ बिल्कुल सही, जॉन कैरी आए थे इंडिया। अब साथियों, इन्होंने एक वादा और किया था। क्या साथियों? इन्होंने एक वादा 2005 के अंदर, 2015 के अंदर जो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी उसमें और किया था। पेरिस क्लाइमेट डील में इन्होंने यह कहा था कि जो 2005 का कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, 2030 तक मैं 2005 से कार्बन की इंटेंसिटी में 65% कमी ले आऊंगा। आपको याद होगा 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील के दौरान दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने अपने INDC, हर देश ने अपने द्वारा नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स लिए थे कि हम कितना कार्बन उत्सर्जित करने वाले हैं। भारत ने कहा था कि 2030 तक हम 33% कार्बन का उत्सर्जन कम कर देंगे 2005 के लेवल से। चाइना हर चीज में नंबर आगे रखने के चक्कर में कसम वहां भी खा लिया कि 2030 तक मैं 65% कार्बन का उत्सर्जन कम कर दूंगा 2005 के लेवल से। अब ये बात जैसे ही निकल करके आनी थी, इस बात का भी इंपैक्ट आना था। शी जिनपिंग ने ये सारी कस्में उस समय खा ली जब फैक्ट्री बंद थी, कोरोना चरम पर था, दुनिया के अंदर डिमांड नहीं थी। शी जिनपिंग को लगा कि अब सारा काम उसके मुताबिक चलने वाला है। दुनिया में डिमांड जब वो बढ़ाएगा तब बढ़ जाएगी, जब वो घटाएगा घट जाएगी। लेकिन दुनिया अचानक चल पड़ी क्योंकि वैक्सीन आ गई। दुनिया अचानक चल पड़ी, उधर फैक्ट्रियां बंद थी, कोयला खुद के पास भी नहीं आ रहा था, कसमें वादे कर चुका था। दुनिया में अपनी साख बनाने के चक्कर में कोयला दुनिया से मंगा भी नहीं रहा था। मंगाने के कारण से, कोयला ना मंगाने के कारण से इसने लगे में लगा ये देखा कि डिमांड तो बढ़ चुकी है, सप्लाई का कंसेप्ट पिट चुका है, तो पास बिजली काट दी जाए। इसने अपनी अपनी अथॉरिटीज से कहा कि भैया जितना हो सके बिजली काट दो। हालात ये हैं कि लोग खाना भी मोबाइल की लाइट जला के खा रहे हैं। दिन में 10-10, 12-12 बार बिजली कट रही है। हालात ये हैं कि दुकानों के ऊपर जो सामान बिक रहा है वो जनरेटर की रोशनी से बिक रहा है। हालात ये हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की लिफ्ट तक बंद पड़ी हैं। कई लोग तो लिफ्ट में बंद पड़े हुए हैं, अटके पड़े हैं क्योंकि बिजली कट गई। अब आप सोचेंगे सर गजब पागल आदमी है,
इसको इतना बड़ा देश है, बिजली को बचा के नहीं रख सकता था ये। देखिए बिजली के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है, आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन बिजली को बक्से में रख करके बंद नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं है कि मेरे पास आज बिजली है तो मैं बचा लेता हूं, आने वाले जमाने तक उपयोग कर लूंगा। बिजली की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जिस समय पैदा होती है उसी समय यूज में आती है। आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, आप बिजली को सेव करके नहीं रख सकते। प्रोडक्शन पर डिपेंडेंसी है, तो आपको कोयला मंगाना पड़ेगा। अब कोयला मंगाएं किससे? अब इनके पास उपलब्ध विकल्प क्या हैं? उपलब्ध विकल्पों में विकल्प नंबर 1 है कि रशिया से कोयला मंगाएं। दूसरा विकल्प है कि अपने पास कोयले की खान और खोदें। तीसरा है कि मंगोलिया से कोयला मंगाएं। चौथा है कि ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाएं। कहीं से भी मंगाइए साहब, कोयला आएगा, कोयला जलेगा, बिजली बनेगी, तब तक तो आपके यहाँ संकट बना हुआ है। पूरा की पूर्वा पूर्वोत्तर वाला जो चाइना है वो बिजली के संकट में गुजर रहा है। शी जिनपिंग का क्या था? शी जिनपिंग ने इन सभी क्षेत्रों के अंदर कस्में खिला दी थी कि बिजली कटेगी, बिजली आप सबको भुगतनी पड़ेगी। ऐसे में ही चीन ने एक वादा और कर दिया। वादा यह कि 2022 में इन्हें बीजिंग के अंदर समर ओलंपिक की जगह विंटर ओलंपिक कराने हैं। बीजिंग, ये रहा बीजिंग। अब बीजिंग के अंदर अगर आपको विंटर ओलंपिक कराने हैं, विंटर ओलंपिक का मतलब है कि बर्फ के अंदर खिलाड़ी खेलेंगे। तो जनाब जरूरी यह है कि बर्फ पर खिलाड़ी खेलेगा तभी जब बीजिंग में बर्फ होगी, और बर्फ होने के लिए जरूरी है कि बीजिंग में पॉल्यूशन कम हो, और बीजिंग में पॉल्यूशन कम हो, बर्फ तो तभी बचेगी जब गर्मी कम हो। गर्मी कम हो इसके लिए जरूरी है कि पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन कम हो इसके लिए जरूरी है कि कार्बन का उपयोग कम हो, कार्बन का उपयोग कम हो इसका मतलब है कि कोयले से उत्पादन कम हो। और भाई साहब शी जिनपिंग ने कोरोना काल में यह कसम भी खा ली कि बीजिंग के अंदर वो सक्सेसफुली सर्दियों वाले ओलंपिक कंप्लीट करवाएंगे। इसके लिए उन्हें मौसम साफ चाहिए, मौसम साफ चाहिए, पॉल्यूशन नहीं चाहिए। लेकिन जनाब जिस देश की 70% इलेक्ट्रिसिटी कार्बन से ही पैदा होती हो, उसके ये कस्में कुछ ज्यादा जल्दी खा ली गई कस्में थी। अब चाइना की सरकार ने कोई वादा किया हो, वहां की अथॉरिटी इस सपने को पूरा ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। अथॉरिटीज ने भी तुरंत इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। चाइनीज सरकार ने 2021 का टारगेट लिया कि 3% तो कार्बन हमको इसी साल कम करना है। कॉमन सेंस लगाइए, आपको 2030 तक 65% कार्बन में कमी लानी है। इस साल 2021 का टारगेट रखा गया कि कार्बन के उत्सर्जन में 3% की कमी लानी है। जिनपिंग जी का कहना हुआ और उनकी सरकार का मानना हुआ। सरकार ने मानते ही फैक्ट्री से कहा कि बेटा अगर कार्बन पैदा किया तो फैक्ट्री बंद कर देंगे। अब बेचारी फैक्ट्री भी क्या करे, बिजली का तो उपयोग लेना ही था। ऐसी स्थिति में फैक्ट्री ने काम करना ही बंद कर दिया कि जनाब आप कार्बन ही बचा लीजिए, वैसे भी अब अक्टूबर आ गया है, 3% के डिजिट में हम नहीं फंसना चाहते। दूसरा कारण एक और भी है, फैक्ट्रीज को एक बहाना मिल गया, क्योंकि चीन में इन दिनों एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, एक ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस एवरग्रांडे के नाम से। हमने 4 दिन पहले पढ़ाया था, इसका वीडियो हम आपको कल के अंदर डाल देंगे दोपहर में। हमने एक क्लास में पढ़ाया था, उसका वीडियो अलग से अपलोड कर देंगे। एवरग्रांडे क्राइसिस, एवरग्रांडे क्राइसिस चाइना की एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसके ऊपर फाइनेंशियल क्राइसिस इतना है कि $300 बिलियन का उसके ऊपर कर्जा है। वो कर्जा अगर वो नहीं चुका पाई तो बहुत सारी कंपनियों का पैसा डूब जाएगा। तो उन कंपनियों ने खुद से ही प्रोडक्शन रोक रखा है कि बेटा उसके पास तो पैसा है ही नहीं, पैसा नहीं है तो उसे स्टील भेज के, सीमेंट भेजकर, पेंट भेजकर, प्लास्टर भेजकर, तार भेजकर फायदा क्या है। तो इससे अच्छा है कि प्रोडक्शन बंद ही रखो। तो बहुत सारी कंपनी जो एवरग्रांडे को अपना सामान बेचा करती थी, उन्होंने कोयले की आड़ में प्रोडक्शन वैसे ही रोक लिया कि भाई साहब हमारा माफी चाहते हैं कि हमसे प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एवरग्रांडे तो ऑलरेडी बंद पड़ी है। इधर आईफोन का हाल खराब है। एप्पल जो अपना फोन निर्मित करता है चीन के अंदर, उसके हालात वैसे ही खराब पड़े हैं, और उसके हालात इतने खराब पड़े हुए हैं कि ये खुद कह रहा है कि हमें लगता नहीं है कि हम यहां सर्वाइव कर पाएंगे। तो भैया वेलकम है, तुम्हें रोक कौन रहा है? इंडिया आओ, हम रिन्यूएबल एनर्जी खेल रहे हैं बहुत देर से। लोगों का तो इतना तक कमेंट करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना के अंदर लोकतंत्र के हालात तो बिल्कुल मजाक वाले होते हैं। वहां पर अपना ही व्हाट्सएप चलता है, उनके अपने ही व्हाट्सएप का नाम वीबो है, जो चाइना का अपना व्हाट्सएप है। वहां पर लोग आपस में कमेंट कर रहे हैं। कमेंट ये है कि हमारे यहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम नॉर्थ कोरिया में रह रहे हो। चाइना के लोगों का कहना है कि हमारे यहां पर दिन में 8 बार बिजली कट रही है, 4 बार लगातार कट रही है। हालात ऐसे हो गए जैसे हम लोग नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। चाइना के लोगों का वीवो पर कमेंट ट्रेंड कर रहा है ये वाला। लोगों का कहना है कि हालात बहुत खराब हैं, नॉर्थ कोरिया की फीलिंग आ रही है कि हम यहां नॉर्थ कोरिया में रह रहे हैं। चाइनीज सरकार के द्वारा पूरे चाइना को इन 3 कलरों में बांट दिया गया है, जिनमें से जिनको रेड कलर दिया गया है, इनसे तो कहा है कि बेटा सुनो, तुम्हें तो बिजली जरूर काटनी है,
जिनको येलो लाइट दिखाई गई है इनसे कहा गया है कि तुम्हारी भी बिजली कटेगी लेकिन थोड़ी थोड़ी कटेगी। ये जो बीच के राज्य जिनमें हरी लाइट दिख रही है इनके पास प्रोडक्शन नहीं होता तो इनसे कह रखा है तुम्हें पूरी बिजली मिलेगी। इनने कहा हम करेंगे क्या, हमारे यहां तो फैक्ट्री नहीं है, हैं? तो इनके यहां हालात खराब हो रखे हैं साहब। तो ऐसी स्थिति के अंदर चाइना की स्थिति काफी ज्यादा खराब है और ऐसी स्थिति में चाइना ने दुनिया के सामने वादा कर दिया था 2020 में। उस वादे को निभाने के चक्कर में शी जिनपिंग ने 7 दिन पहले एक वादा और कर दिया। वादा यह कहा कि दुनिया के अंदर वो कहीं पे भी कोयले के प्लांट नहीं लगाएगा क्योंकि दुनिया में से कार्बन का प्रदूषण मिटाना चाहता है। देखो नीयत तो अच्छी है लेकिन नीयत अच्छे होने के चक्कर में इन्होंने कुछ ज्यादा जल्दी कर ली जिससे खुद के यहां तो संकट हुआ ही, दुनिया में भी संकट हो गया। दुनिया में संकट यूं हो गया कि हमारे पास में भी ना मोबाइल नहीं आ पाएंगे। हमारे पास में अगर ये फैक्ट्री वैक्ट्री बंद हो गई तो मोबाइलों का संकट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काफी बड़ा संकट हो जाएगा। अब ये बात दूसरी है कि चाइना ऐसा करके अपनी जो प्रतिबद्धता है पर्यावरण के प्रति वो दिखाना चाहता है या कुछ और, क्योंकि एक इसके पीछे की कहानी और भी हो सकती है और वो ये है कि चाइना दुनिया को दिखाना चाहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो दुनिया को कितना गंभीर संकट हो सकता है। और ऐसा करके चीन दुनिया पर एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रेशर क्रिएट कर सकता है क्योंकि दुनिया में बहुत सारे देश मिलकर के वर्तमान में चीन के खिलाफ होना शुरू कर रहे हैं, लामबंदी चल रही है। उसमें फिर चाहे अमेरिका के द्वारा बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव हो या फिर इंडिया, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए के द्वारा कार्ड समिट हो या फिर सप्लाई चेन इनिशिएटिव हो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चीन को नीचा दिखाने के लिए या चीन को काउंटर करने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो संभव है चीन अपनी महत्व को दिखाते हुए चीन अपने लिए एक इमोशनल सेंटीमेंट क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा हो। ये तो वही जानता है जो कर रहा है, हम तो केवल पढ़ा सकते हैं और हम पढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि चीन के हालात क्या हैं। चीन दुनिया के अंदर ये तो क्लियर है कि सबसे ज्यादा अगर कोयले का कोई प्रोडक्शन या कोयले का कंजप्शन करता है तो वो चीन है। दुनिया के अंदर चीन ने कोयले का उपयोग सबसे ज्यादा किया, लेकिन फिलहाल दिसंबर तक पहुंचते पहुंचते लास्ट ईयर तक उसने कोयले का इंपोर्ट घटा दिया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से नाराजगी चल रही थी। परिणाम तो आपके सामने है, भविष्य जो होगा वो भी पता चली जाएगा। भविष्य में हमें जो लगता है वो ये है कि इंडिया का पलड़ा भारी हो जाएगा। इंडिया इस मौके का फायदा उठा सकता है क्योंकि ऑलरेडी हम रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत पहले ही आ चुके हैं। इंडिया ने अपने जो टारगेट्स ले रखे हैं उसमें चाइना से आगे का विजन है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी पर काफी तेजी से काम कर रहा है। भविष्य हमारे पक्ष में संभव है। उम्मीद है कि हम भारत इस पूरे मौके का फायदा उठाएगा। पीएलआई स्कीम्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से इंसेंटिवाइज करके भारत संभव है कि आत्मनिर्भर भारत के प्रयोग